का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के अयोध्या दौरे की, तो वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी के नए भू कानून की दिशा में ऐतिहासिक कदम पर दिखाएंगे अपनी खास रिपोर्ट, और साथ ही देश में गैस की किल्लत को लेकर मची अफरा तफरी पर विस्तार से करेंगे बात, और चलते चलते बात मिडिल ईस्ट वार और ताजा हालातों की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे तो यहां प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। सीएम योगी यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को होने वाले दौरे की तैयारियों को परखने आए थे। इसी बीच योगी हनुमानगढ़ी और राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन के साथ ही आरती भी की। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में किसी भी बड़े आयोजन या फिर किसी भी स्थान पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की आगमन तैयारियों की समीक्षा स्वयं ही करते हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा 19 मार्च को है। उनके दौरे की तैयारियां परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार की सुबह ही अयोध्या पहुंच गए। आपको बता दें कि रामकथा पार्क के हेलीपैड पर सुबह 10:15 बजे उतरने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा। बजरंग बली का दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने संत राजू दास सहित अन्य साधु संतों से मुलाकात कर उनके कुशलक्षेम पूछा। इसके बाद सीएम योगी राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला की आरती उतारी और दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। तैयारियों का निरीक्षण और बैठक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगे। मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी ने इसी कार्यक्रम के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के साथ ही रामनवमी मेले की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत। सीएम योगी का अयोध्या के प्रति गहरा लगाव।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के प्रति लगाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। उनके लिए अयोध्या का विकास उनके मिशन नव्य अयोध्या का केंद्र बिंदु है। बता दें कि योगी सरकार अयोध्या को दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। उनका लक्ष्य इसे एक ऐसा स्मार्ट सिटी में बदलना है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, लेकिन उसकी आत्मा त्रेता युगीन मर्यादा वाली ही रहे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण उनके इसी समर्पण का परिणाम है। जबकि यहाँ राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ जैसे भव्य मार्गों का निर्माण किया गया ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता हो। बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान आने वाली हर प्रशासनिक बाधा को दूर करने में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रुचि रही। वे नियमित अंतराल पर अयोध्या का दौरा करते हैं और विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं तक हर पहलू पर उनकी सीधी नजर रहती है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव केवल मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी राम की धरा की जीर्णोद्धार से है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया। वहीं सरयू तट को स्वच्छ और भव्य बनाकर वहां नियमित आरती की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही अयोध्या के पुराने कुंड और पौराणिक महत्व के मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अयोध्या का विकास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ईंधन बनेगा। अयोध्या में होटल उद्योग, होम स्टे योजना और गाइड ट्रेनिंग के जरिए हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। विदेशी निवेश और बड़ी कंपनियों का यह अयोध्या की तरफ रुख करना उनके सफल नेतृत्व का प्रमाण है। बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जितनी बार अयोध्या का दौरा किया है वो किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना में कहीं अधिक है। ये उनके उस संकल्प को दर्शाता है कि अयोध्या को फिर से वही वैभव दिलाना है जो भगवान राम के काल में था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में अपनी जमीन अपनी पहचान की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर है। देवभूमि की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में सबसे सख्त भू कानून लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आखिर क्या है ये नया भू कानून? बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना अब कितना मुश्किल होगा और इससे पहाड़ के आम आदमी को क्या फायदा मिलने वाला है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की शांत वादियों में पिछले कुछ समय से एक गूंज थी, हमें हिमाचल जैसा सख्त भू कानून चाहिए। वजह थी बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ों में अंधाधुंध जमीन की खरीद और बदलती जनसांख्यिकी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जन भावना को समझा और उत्तराखंड संशोधन विधेयक को मंजूरी देकर राज्य की तस्वीर बदल दी। भू कानून और धामी सरकार का सख्त स्टैंड। धामी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों के उदार नियमों को पलटते हुए कई कड़े प्रावधान किए हैं। 11 जिलों में खेती की जमीन पर नो एंट्री। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में बाहरी व्यक्ति अब खेती या बागवानी की जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकते। शहरी क्षेत्रों से बाहर घर बनाने के लिए बाहरी व्यक्ति अधिकतम 250 वर्ग मीटर जमीन ही ले सकेगा, वह भी केवल एक बार। अब जिलाधिकारियों के पास बाहरी लोगों को जमीन देने का अधिकार नहीं रहा। अब मंजूरी सीधे शासन स्तर से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। खरीदार को शपथ पत्र देना होगा कि वो जमीन का उपयोग उसी काम के लिए करेगा जिसके लिए ली गई है। इस मसले पर सीएम धामी का कहना है कि हमारी सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून में संशोधन किया है ताकि देवभूमि की जमीन का दुरुपयोग न हो और स्थानीय लोगों के हक सुरक्षित रहें। कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से आकर लोग, कोई कहता है कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कहता है हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, कोई अस्पताल बनाएंगे, और कोई कहता है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते थे। प्रयोजन कुछ होता था, उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं करते थे और अन्य प्रयोजनों के लिए उसको उपयोग कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लेने का भी हमने काम किया है। कानून का जनता को मिल रहा लाभ। आपको बता दें कि भू कानून से पहाड़ों की बेशकीमती खेती की जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से बचेगी। साथ ही स्थानीय संस्कृति और रस्म रिवाजों पर बाहरी हस्तक्षेप कम होगा। अंधाधुंध खरीद रुकने से जमीन की कीमतों में होने वाली अस्वाभाविक बढ़ोतरी थमी है, जिससे स्थानीय युवा अपनी जमीन पर खुद का स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। वहीं पारदर्शिता की बात करें तो ऑनलाइन पोर्टल आने से भ्रष्टाचार और बैकडोर एंट्री पर लगाम लगी है। इस पूरे मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के बाद ये धामी सरकार का दूसरा सबसे क्रांतिकारी कदम रहा।
हालांकि सरकार ने उद्योग और पर्यटन के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन वहां भी 12.5 एकड़ की सीमा तय की गई है और दुरुपयोग होने पर जमीन वापस लेने का प्रावधान है। निवेश और उद्योग के लिए सख्त शर्तें जरूर हैं, हालांकि सरकार ने विकास के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अगर कोई पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जमीन लेता है तो उसे 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा का पालन करना होता है। जमीन जिस उद्देश्य से ली गई है उसका उपयोग उसी काम के लिए करना अनिवार्य है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो वह जमीन बिना किसी मुआवजे के स्वतः सरकार से संबद्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार अब पहाड़ों में चकबंदी पर जोर दे रही है। बिखरी हुई छोटी जोतों को एक साथ लाकर स्थानीय युवाओं को खेती और रोजगार की ओर मोड़ने की योजना पर काम हो रहा है ताकि पलायन को रोका जा सके। ये कानून उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने की एक गंभीर कोशिश है। जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने निवेश के नाम पर नियमों को उदार बनाया था, वहीं धामी सरकार ने हिमाचल मॉडल की तर्ज पर स्थानीय हितों को सर्वोपरि रखा है। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा लाए गए नए भू कानून 2025 ने राज्य की भूमि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। ये बदलाव केवल कानूनी कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर अर्थव्यवस्था और स्थानीय अधिकारों पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी राज्यों का कोई भी व्यक्ति खेती या बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। पहले नियमों में कुछ ढील थी, जिसका फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर पहाड़ी जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी। अब यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साफ है कि धामी सरकार ने विकास और विरासत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर यह कानून देवभूमि के भविष्य को कितना सुरक्षित रख पाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सारथी रसोई में किल्लत वाला सन्नाटा है। गैस एजेंसियों के बाहर शोर और संग्राम है। सरकार कहती है स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीन पर लंबी लाइन है। कहीं ओटीपी के चक्कर में सिलेंडर नहीं मिल रहा तो कहीं गैस कर्मचारी जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। आखिर सरकारी दावों और ग्राउंड रियलिटी के बीच ये विरोधाभास क्यों है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई हम एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र की नहीं, बल्कि देश के अलग अलग शहरों की गैस एजेंसियों की। सुबह 4 बजे से ही लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। कहीं गोरखपुर में कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही है तो कहीं नोएडा और दिल्ली में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय गैस संकट ने गंभीर मोड़ ले लिया है। सरकारी दावों और धरातल की स्थिति के बीच एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। नोएडा सेक्टर 18 जैसी व्यस्त जगहों पर उपभोक्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया है। यहाँ बिना बुकिंग सिलेंडर डिलीवरी दिखाने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिससे आम जनता भड़क उठी। वहीं कानपुर की बात करें तो यहाँ गैस एजेंसियों पर इतनी भीषण भीड़ उमड़ी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रशासन इसे अफवाह बता रहा है, लेकिन लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों सड़कों पर खड़े हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में किल्लत का असर अब थाली तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज के मेस और हॉस्पिटल में मरीजों की रोटियों में कटौती की खबरें हैं। शादी ब्याह के सीजन में लोग सुबह 4 बजे से कतारों में लग रहे हैं। अमेठी में एजेंसी के बाहर ही एक महिला के बेहोश होने की खबर ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जाहिर तौर पर इस संकट की जड़ें 7 समंदर पार पश्चिम एशिया के युद्ध में छिपी हैं। भारत अपनी जरूरत का 62% एलपीजी आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटी है और कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से आने वाले जहाज अटक गए हैं। नहीं, अब देखने से लग रहा है कि हमारे यहाँ जो है एचपी गैस एजेंसी में सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और जिन लोगों की बुकिंग हो पा रही है, ओटीपी दे रहे हैं, उनको सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका ओटीपी मैसेज नहीं आ पा रहा। तो ऐसे में उन लोगों को सिलेंडर कैसे मिलेगा? अब ऐसे में लोग समस्या से परेशान हैं, लेकिन जिनके पास ओटीपी नहीं है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या रेट में कुछ बढ़ा है? सिलेंडर का रेट कुछ बढ़ा है? हाँ, कुछ बहुत बढ़ा है। इस समय 960 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। गैस लेना है, कल भी वापसी चला गया। आज ही मैं यहाँ से बुकिंग नहीं हुई, नंबर नहीं मिला तो मैं वापसी चला गया। फिर अब आया हूँ, मैं 8 बजे का हूँ मैं यहाँ। रात की सुबह का टाइम में 7 बजे करीब मैंने 7:55 पे बुकिंग करी, तब आया हूँ मैं। अभी नंबर भी नहीं आ रहा कोई। तो बुकिंग होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, बुकिंग नहीं होगी तो ओटीपी नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा जी, वही नहीं देंगे, किताब नहीं देंगे, फिर जिन लोगों की ना गैस देंगे फिर।
गैस भी नहीं दे रहे। फिर बुक होने के बाद भी एक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, इस तरीके से बोल रहे हैं। नंबर तो 50 में 10 क्या ये समस्या यहाँ से है, कंपनियों से समस्या ऊपर से है? कंपनी से भी है, जिनकी बुक हो गई है उनको भी नहीं मिल रही फिलहाल में। जो गांव है और भुजौली कॉलोनी के पास जो है भारत गैस गोदाम है, वहां पर खड़े हैं। लाइन जो है लगी हुई है, लोग जो है घबराहट में गैस नहीं मिलेगा, लड़ाई लगी है, पैसे बढ़ेंगे, ये इसको लेकर के लोग जो है दौड़ के आ रहे हैं। कुछ नहीं है, गैस लेने आए हैं। बहुत तो गैस लेने आते नहीं है। गैस की समस्या पहले नहीं थी, अब 2-4 दिन से सुना है। आए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन से पर्ची कट रहा है, जो भी हो रहा है। पर्ची कटेगा तो गैस मिल ही जाएगा, सब नॉर्मल तरीके से मिल रहा है, मिल ही जाएगा। अब पहला दिन आए हो तो क्या कहा जाएगा, तो 2-4 दिन झेलेंगे तो पता चलेगा क्या गलत है। जो हम तो पहले दिन आए हैं, और बाकी जो लोग आए हैं वो बताएंगे कितने दिन से आ रहे हैं, क्या समस्या है क्या नहीं, क्या है बोले। गैस की समस्या तेजी से बढ़ रही है और लंबी लाइन लगी है, और होली के 4-5 तारीख से गैस की समस्या बढ़ रही है पूरा। 3 बजे से लाइन लग रही है रात में, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। हालांकि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए होटलों और रेस्टोरेंट की सप्लाई रोक दी है। इससे 20% तक रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। अचानक 25 दिन के बुकिंग गैप और केवाईसी की अनिवार्यता ने आम आदमी को उलझा कर रख दिया। सोशल मीडिया पर गैस खत्म होने वाली है जैसे संदेशों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। संकट गहरा है और समाधान की राह चुनौतीपूर्ण। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की मार तो दूसरी तरफ घरेलू वितरण प्रणाली की खामियां। सरकार को सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि आपूर्ति के ठोस कदमों से जनता का भरोसा जीतना होगा, वरना रसोई की ये आग सड़कों पर और भड़क सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आज पूरी दुनिया की नजरें समुद्र के एक सकरे रास्ते पर टिकी हैं, यानी होर्मुज जल डमरू मध्य पर। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद इस रास्ते से होने वाले तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। कश्ते तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के हालात। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये लगभग ठप हो गया है। यहां से गुजरने वाले जहाजों में 97% तक की गिरावट आई है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति रुक गई है और तेल गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। बड़े ऊर्जा संकट की ओर दुनिया। ईरान द्वारा धमकी और सैन्य तनाव के बाद हॉर्मुज के रास्ते टैंकरों का आवागमन 90% से अधिक कम हो गया है। यहां से प्रतिदिन 100 से अधिक जहाजों के बजाय अब गिने चुने जहाज ही गुजर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर डाक ट्रांजिट या ईरानी संबद्ध है। इस व्यवधान के कारण वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बन गई है। खबरों के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते में पिछले 15 दिनों में कम से कम 14 जहाजों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना ने फिलहाल व्यापारिक जहाजों को स्पॉट करने से हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे समुद्री सीमा और जोखिम बढ़ी। वहीं खबर यह भी है कि इसी रास्ते को 2 भारतीय तेल टैंकरों ने सुरक्षित रूप से पार किया, लेकिन शिपिंग कंपनियां इस रास्ते का उपयोग करने से कतरा रही हैं। भारत पर प्रभाव। भारत अपनी एलपीजी खपत पर लगभग 60% आयात करता है, जिसमें से 85 से 90% हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते में आता है। मार्ग बंद होने से भारत में एलपीजी की आपूर्ति ठप हो गई है और सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बिगड़े हालातों ने कच्चे तेल की आपूर्ति को बुरी तरीके से प्रभावित किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई लगभग ठप है, लेकिन इस कठिन समय में रूस एक बार फिर देश का बड़ा सहारा बना। अब रूस से भारत जमकर कच्चा तेल आ रहा है। मार्च के शुरुआती 11 दिनों में ही रूस से भारत की तेल खरीद में लगभग 45% का उछाल आया है। ये फरवरी के 10 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर अब 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो गई है। सी नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज़ क्या है
that gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे. राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. तेल और गैस आपूर्ति पर प्रभाव. वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है, जो अभी फंसा हुआ है. कतर से आने वाली एलएनजी सप्लाई रुकने से भारत सहित कई एशियाई देशों में गैस रेशनिंग शुरू हो गई है. बता दें कि औद्योगिक इकाइयों को सप्लाई कम कर दी गई है. वहीं भारत में इस समय हॉर्मुज़ संकट ने केवल समंदर की लहरों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को भी गरमा दिया है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोक जारी है. दरअसल हॉर्मुज़ की खाड़ी में लगी आग भारत की राजनीति तक पहुंच चुकी है. एक तरफ रसोई गैस की किल्लत और दूसरी तरफ आसमान छूती कीमतें विपक्ष इसे सरकार की विदेशी नीति की विफलता बता रही है, तो सरकार इसे ग्लोबल संकट करार देकर पल्ला झाड़ रही है. और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए. प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. There is a central problem here. And I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India. And there's a reason for it. संकट के समय भारत के साथ खड़ा रूस. हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य संकट पर असर हुआ है कि फरवरी में जो सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, मार्च के पहले 11 दिनों में उसकी आपूर्ति घटकर महज 0.4 लाख बैरल प्रतिदिन की हो गई है. इराक से भी केवल 0.6 लाख बैरल प्रतिदिन तेल ही भारत पहुंच सका है. ऐसे में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूसी तेल की ओर से रुख किया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर नरमी दिखाए जाने के बाद भारत अपने पुराने आधार स्तर से कहीं अधिक मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहा है. फरवरी में भारत ने लगभग 5.2 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया था, जो मार्च में घटकर 4.5 लाख बैरल स्तर पर आ गया है. भले ही कुल आयात में कमी आई थी, लेकिन इसमें रूस की हिस्सेदारी बढ़ी है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में कुल आयात संख्या घट सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो जहाज भारत पहुंच रहे हैं वो संघर्ष शुरू होने से पहले ही रवाना हो चुके थे. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव एक हफ्ते और खिंचा तो दुनिया को 1970 के दशक जैसा बड़ा तेल संकट देखना पड़ सकता है. भारत के लिए चुनौती दोहरी है. एक तरफ महंगी ऊर्जा और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मौजूद करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा. स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया. स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही. तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया. नमस्कार. आप देख रहे हैं